सभी नागौर वासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागौर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें। कचरा घरों के आसपास ना फैलाएं। कचरे की गाड़ी आए उसी में कचरा डालें। अगर कहीं कचरा दिखे तो भी नगर परिषद को सूचित करें। अभी डेंगू बहुत फैल रहा है, जहां पे भी डेंगू फैल रहा है वो हमें सूचित करें। नगर परिषद फॉगिंग करवाएगी। डेंगू गंदगी से ही फैलता है, इसलिए अपने घरों के आसपास स्वच्छता रखें। लघु उद्योग का जिला सम्मेलन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी व अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शुरू। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। नागौर इकाई अध्यक्ष भोजराज सारस्वत द्वारा सभी का स्वागत किया गया। वे कहा कि नागौर इकाई की स्थापना 2014 को की गई थी। प्रदेश महामंत्री मुकेश अग्रवाल द्वारा नागौर इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा द्वारा लघु उद्योग भारती राजस्थान के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, लघु उद्योग भारती का काम छोटे छोटे लघु उद्योगों की समस्याओं को उठाना वे जब तक समस्या का समाधान ना हो तब तक समस्या के पीछे लगकर समाधान करवाना महत्वपूर्ण कार्य है। चौधरी ने कहा, हमारे ग्रामीण लोग दूसरी जगह जाकर वहां उद्योग लगाकर अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्यों ना वे अपने गांव में ही उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित किए जाए। वे कृषि के उपकरण के गांवों में ही उद्योग लगाया जाए। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा, 27 साल से लघु उद्योग भारती 1994 में स्थापित हुआ था। हमारा भारत समृद्ध था। हमारे देश कृषि प्रधान के साथ उद्योग प्रधान भी था। भारत देश के लगभग सभी प्रांतों में इसकी इकाइयां हैं। संपूर्ण भारत में 250 से अधिक एवं 400 शहरों में संपर्क शाखाएं जिलों व औद्योगिकों क्षेत्रों में कार्यरत है। कार्यक्रम में आए सभी का माननीय अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया। और सीआर चौधरी साहब, मोहन जी चौधरी साहब, बजरंग जी सांगवा साहब, लोकनाथ जी चौधरी साहब, आर.के. गुप्ता साहब, रामाकिशन जी और विभिन्न इकाइयों से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण, सरकारी विभाग से पधारे हुए सभी अधिकारीगण और नागौर इकाई के सभी सदस्यगण और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए सभी उद्यमीगण, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, पधारा, हमारी शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सबका हार्दिक आभार और स्वागत। नागौर इकाई की स्थापना 1 नवंबर 2014 को हुई थी। माननीय प्रकाश जी भाई साहब, घनश्याम जी ओझा साहब, ओम जी मित्तल साहब और सीआर चौधरी साहब और मोहन राम जी चौधरी साहब के सानिध्य में मुझे जिले का दायित्व, नागौर इकाई का दायित्व मिला था। मैंने आपके सौंपे हुए दायित्व पर काम किया और मैंने खरा उतरने की कोशिश की और इन विगत वर्षों में हमने जो लघु उद्योग भारती नागौर इकाई से जो काम किए हैं उसकी 2-3 कामों की मैं आपको बताऊंगा। समय काफी हो चुका है और ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, समय कम मिलता है। 2014 में जब स्थापना हुई, कुछ समय बाद में हमारे राज्य सरकार ने, उसके लिए हम रेगुलर प्रयास करते हैं, रेगुलर ताकि छोटे छोटे उद्यमी बना सके। पोल्यूशन की समस्याएं, अपने पूरे उद्योग में पोल्यूशन की बहुत सारी समस्या आई। पोल्यूशन की समस्याओं के बारे में भी खूब प्रयत्न करके सांगानेर में, टेक्सटाइल के अंदर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, सब जगह समस्या आई और उसको प्लांट लगाने थे और उद्योगों के पास में इतना पैसा नहीं था। तो प्रकाश भाई साहब के माध्यम से विधि विभाग गए और इस विभाग से IPDS स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में 500 करोड़ रुपया दिलाया, जिसमें से 394 करोड़ रुपए लघु उद्योग भारती के माध्यम से राजस्थान को दिए गए और राजस्थान के अंदर सब जगह प्लांट लग रहे हैं। बालोतरा में भी लगा, 159 करोड़ रुपए सांगानेर में दिए, 115 करोड़ बालोतरा में, 22 करोड़ जसोल में, 100 करोड़ पाली में। तो लघु उद्योगों के जितनी भी समस्या पोल्यूशन की थी उसका निवारण होने के काम जारी हो गया है और कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्री जैसे संरक्षण के लिए माननीय श्री भोजराज जी सारस्वत,
अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री शिवकरण जी देलू, उपाध्यक्ष श्री रामनिवास जी जंगीर, उपाध्यक्ष श्री हरिराम जी धारनिया, सचिव श्री शरद जी राठी, सह सचिव श्री अरविंद जी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री बजरंग जी रामावर, सदस्य श्री शरद जी कानूगो, सदस्य श्री रामकिशोर जी सारडा, सदस्य श्री हुटविचंद जी टाक, सदस्य श्री महेंद्र सिंह जी भाटी, सदस्य श्री हनुमान प्रसाद जी ओझा। आप सभी मंच पे पधारें। भाई साहब आप भी एक बार आ जाते। केंद्र जो गठन हुआ था वो अगले 2 साल तक के लिए, आज से 2 साल तक के लिए वही रहने वाली है। इसकी भी वे व्यवस्थित की घोषणा है। यहाँ कुछ लोग फ्यूचर से भी बता रहे हैं और परबतसर से भी संभवतः कुछ लोग आए होंगे। तो नागौर जिले में अभी पूर्ण इकाई के रूप में 4 इकाई है। मेड़ता है, दावा है, मकराना है और नागौर है। अब हमारे आगे की योजना के अंदर हम सब लोगों का निवेदन है कि ये नागौर के अंदर जितनी तहसीलें हैं, संजोग से अभी रिको वाले आजम साहब बैठे थे तो उनसे भी चर्चा हो रही थी। लगभग जायल के अंदर भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, नागौर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया बन ही रहा है, लाडू में भी बन रहा है। हमारी योजना भी ऐसी है कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती की इकाई हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक रहे माननीय कुप्सी सुदर्शन जी, और हमारे लघु उद्योग भारती के 1998 से लगा करके 2001 तक मार्गदर्शक के रूप में भी, पालक अधिकारी के रूप में भी वो थे, संपर्क अधिकारी के रूप में। उनका एक सपना था कि लघु उद्योग भारती का कार्य क्षेत्र कहाँ तक बने। तो हमें एक यहाँ जुड़े हुए जो सभी के कार्यकर्ताओं को मालूम है, नीचे की इकाई किसे कहते हैं, तो शाखा के अंदर ग्राम इकाई, मंडल इकाई या खंड इकाई। उसी प्रकार से लघु उद्योग भारती की सबकम लघुतम इकाई वो होगा इंडस्ट्री एरिया। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री उत्पादकता बढ़ाता है। राष्ट्र के अंदर उत्पादकता बढ़ेगी, उस उत्पादकता बढ़ने का ही आधारभूत होगा कि जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। हर हाथ को काम मिलना ये अपना ध्येय है, और हर हाथ को काम तभी मिलेगा जब छोटे उद्योगों का विकास होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि लघु उद्योग भारती एक भारतवर्ष का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो श्रीनगर, लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारी इकाई युक्त है, नीचे साउथ के अंदर, और हम ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, इम्फाल, नौगांव, गुवाहाटी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट से लेकर के गोवा के अंदर भी हमारी इकाई है। देश का संपूर्ण भूभाग आज लघु उद्योग भारती के माध्यम से उद्योगों को हमने देश भर में एक मंच पे जोड़ा है। और लघु उद्योग भारती और अन्य संगठन यहाँ नागौर में खुद में नागौर का एक जिसमें 1994 तक 82 से लेकर 94 तक मैं नागौर में था। यहाँ नागौर औद्योगिक संघ को बना के एक इंडस्ट्री एसोसिएशन उस समय गठन हुआ था। सनत जी आज मुझसे जुड़े हुए, आज का उपस्थित नहीं है। सनत जी, देवकिशन जी राठी और मैं मिलकर के, तीनों ने मिलकर के एक नागौर, हर इंडस्ट्री एरिया पे एक संगठन होता है, लेकिन लघु उद्योग भारती का और उन संगठनों का अंतर यही है कि आज लघु उद्योग भारती का जिला स्तर की इकाई, ग्राम स्तर की इकाई या तहसील केंद्र में जहाँ लघु उद्योग भारती की इकाई है, उसके अंदर आने वाली समस्या 24 घंटे के अंदर केंद्र में उचित स्थान पे पहुंच सकती है और उसका समाधान निकल सकता है। भोजराज जी ने, शांतिलाल जी ने काम क्या किए उस उम्र में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे काम हुए हैं और हर स्तर पे काम करने का हम प्रयास करते हैं, उद्योग हित के लिए काम करते हैं। हमारा ध्येय यही है कि उद्योगों का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, उद्योग हित से ही राष्ट्र हित है। इसी का ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम सब बंधुओं से आपको निवेदन है
मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र साहब और हमारे मध्य उपस्थित हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश मित्तल साहब और हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम जी ओझा, प्रदेश महामंत्री मुकेश जी अग्रवाल और इस अपने अंचल के अध्यक्ष शांतिलाल जी बालड़ और इस अंचल के महासचिव महावीर जी चोपड़ा और अपने इस इकाई के अध्यक्ष भोजराज जी शाश्वत और हमारे इस प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह हिमाराम जी भाई साहब और सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी हमारे प्यारे सभी उद्यमी बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो इस समय जो आज कार्यकारिणी का गठन किया गया, तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली और ये एक दायित्व है और एक ऐसा संगठन है जो एक राष्ट्रवाद को आगे लेके चल रहा है। और लघु उद्योग भारती की जो यात्रा प्रारंभ हुई, जब से लगातार उद्योग जो हमारे हैं सूक्ष्म उद्योग, छोटे लघु उद्योग हैं, उन उद्योगों की समस्याओं को उठाना और उसका समाधान करना और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो तब तक उसके पीछे लगकर उस समस्या का समाधान करना, इस दिशा में कई महत्वपूर्ण इस उद्योग से जुड़े हुए समस्या का समाधान लघु उद्योग भारती के माध्यम से किया, जिसका अभी पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने इस अंचल के भी अचीवमेंट बताए, उपलब्धियां वही प्रदेश की उपलब्धियां भी बताई और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या संगठन के द्वारा किए गए। और ये अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर माने तो जो लघु उद्योग भारती के प्रयासों से जो उद्योग के अंदर अलग से एक मंत्रालय लघु उद्योग के लिए उद्योग भारती के प्रयास से अटल बिहारी जी है और प्रत्येक लगभग जिलों तक अपना काम खड़ा हुआ है। और इस काम का जैसा कि अभी सबने बताया कि अब वो समय भी आ गया और प्रधानमंत्री ने जैसा कि इस बार कहा था कि यही समय है, सही समय, और इस समय जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हम सबके प्रयासों से निश्चित रूप से हम उस रिक्तता को हम भर पाएंगे, क्योंकि आज उद्योग से जुड़ा हुआ जैसा कि अभी चाहे पर्यावरण से संबंधित विषय हो, चाहे हमारे यहाँ पर अभी जिक्र किया गया कि सरकार के द्वारा जैसा कि निर्णय लिया गया मेहंदी का प्रयोग जीएसटी से 5% पे करने का विषय हो और वेट के विषय पर भी बात की गई, लेकिन हम सब सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। और जैसा कि आत्मनिर्भर भारत का पैकेज की भी प्रधानमंत्री ने इस कोरोना के संकट के अंदर आपने देखा होगा, कोरोना के अंदर इस वैश्विक महामारी के अंदर भी सरकार ने लगातार ये प्रयास किया कि हमारे देश के विकास की गति किसी प्रकार से नीची नहीं जाए। और इसको लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सही हर समय पर देखा होगा, आपने चाहे एग्रीकल्चर के विषय अगर सेक्टर में हो तो उसके अंदर भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना को घोषित किया और अलग अलग जो भी एमएसएमई के अंदर भी उस समय आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा हुई। और उसका आज देखा जाए तो देश भर के अंदर ऐसे कितने करोड़ों रुपए जो बजट का प्रावधान लगभग आज तक 4,000 या 4 लाख करोड़ रुपए इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खर्च किया जा चुका है। तो मेरा कुल मिलाकर ये कहना है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लगातार जिस तरह से प्रयास करें, ये एक मेरा कहना रहेगा कि लघु उद्योग भारती और लघु उद्योग जो गांव के अंदर जो हमारे ग्राम स्वराज की जो बात की, आज हम गांव के अंदर भी अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। आज जो हमारे युवा साथी है जो गांव को छोड़कर और दूसरे कई राज्यों के अंदर प्लान करके जा रहे हैं,
दूसरे राज्यों के अंदर जाकर जिस तरह से वो अपना वहां पर जाकर बहुत अच्छा उद्योग स्थापित करते हैं, लेकिन क्यों न हमारे खुद के गांव के अंदर ही, हमारा गांव के अंदर ही वो रोजगार स्थापित हो जाए। इस दृष्टि से अन्य सभी विभागों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह से कृषि के अंदर भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कृषि आधारित हमारा जो देश है और कृषि को जिस तरह से गांव के अंदर हम बहुत कुछ ऐसी योजनाओं के माध्यम से हम कृषि के अंदर और उसकी उद्योग से जुड़े हुए उद्योगों को जोड़कर और हम लघु उद्योग को अगर गांव में ही खड़ा करेंगे तो मैं सोचता हूं कि हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके लिए सरकार की जिस तरह से कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी हमने प्रारंभ की है और उसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज का मैंने जिक्र किया, FPO भी बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे किसानों का समूह भी बनाया जा रहा है और इंडिविजुअल किसान भी अगर या इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर कोई उसके अंदर अगर अपना पैकेज के अंदर जाना चाहता है तो उसको भी लाभ मिलता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिस तरह से FPO का प्रारंभ किया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, किसानों का छोटे छोटे किसानों की क्षमता बढ़े और छोटे किसान मिलकर एक समूह बनाए और इसके अंदर जो FPO है उसमें कंपनी एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन होता है और कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कंपनी एक्ट में जैसा कि कंपनी एक्ट में जितने 5 या 10 उद्यमी मिलकर उसका उद्योग स्थापित कर सकते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर भी उसमें 300 किसान कम से कम होने चाहिए। अधिक इस तरह से FPO के अंदर सदस्य मिलकर अपने उससे प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं और वो अपने उत्पादन को वहां पर, जैसे कि आज मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर बाजरा होता है, हमारे यहाँ पर जीरा भी होता है, हमारे यहाँ पर मेथी भी होती है और ऐसे कई हमारे खाद्य सामग्री के तौर पर यहाँ पर जो हम उत्पादन करते हैं जिनकी प्रोसेसिंग करके और हम अपने यहाँ के उत्पादन को दूसरे राज्य या दूसरे देश के अंदर भेजें, तो आज मैं सोचता हूँ कि हम अपने इनकम तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ देश के किसान की भी इनकम बढ़ेगी और साथ ही हमारे देश की GDP के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस समय देश के अंदर कृषि की अगर GDP की बात करें तो 50% थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते कृषि के अंदर GDP कम होने के पीछे कारण ये रहा कि वैल्यू जो उसको मिली चाहिए, वैल्यू एडिशन के आधार पर किस तरह उसको रेट मिले, तो उसको लेकर आज अगर बात करें जीरा, एक छोटा सा अगर मान लो गांव से जीरा किसान लेकर निकलता, हमारे यहाँ पर भी कई बार कई ऐसे व्यापारी हैं जो जीरे की यहाँ पर लेकर और सिर्फ परचेज करके और उसको दूसरे स्थान पर जहाँ पर भेजते हैं, लेकिन उसके सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके और कई उस जीरे से जूस भी बनता है और जूस में क्या है, सिर्फ जूस के अंदर जीरे का कुछ अर्क डाल दिया जाता है, उसके बाद में उसको जो जीरा किसान ने 100 रुपए के अंदर या 120 रुपए किलो के अंदर बेचा, वही जीरे का जूस बनता है, तो जीरे का जूस बनते ही उसकी रेट हो जाती है सीधा वो 1000 रुपए किलो के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि 10 रुपए की सीसी 10 रुपए की बोतल है, उस 10 रुपए की बोतल में जीरे की मात्रा तो बहुत कम होती है, बाकी अधिकतर पानी होता है और उसके अंदर और उसको ही 10 रुपए के अंदर बेचते हैं और 1 किलो जीरे से लगभग 500 से 1000 तक बोतल बन जाती है। तो वो प्रोसेसिंग ऐसे ही हर फसल का अगर प्रोसेसिंग यूनिट अपने ही यहाँ पर हम अगर स्थापित करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार की जो योजना है उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक इस योजना में अगर कोई भी, चाहे किसान है चाहे वो उद्यमी है, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, कोई भी अगर है, तो उसमें 2 करोड़ रुपए तक बिना मॉर्गेज के किसी प्रकार का कोई जमीन का डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखे बिना उसको प्रोसेसिंग यूनिट का पैसा उसको भारत सरकार देगी और उसके लिए 3% ब्याज की छूट रहेगी, 3% ब्याज की छूट और उसके बाद में उसको 7 साल के अंदर किस्तों के अंदर पैसे चुकाने। तो ये इंडिविजुअल किसान भी कर सकता है और इसके साथ ही हमारे FPO है उसके अंदर भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है और इसमें हमारे कोल्ड स्टोरेज है वो भी बना सकता है, वेयर हाउस है तो वेयर हाउस स्थापित किए जा सकते हैं और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी, चाहे आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्रोसेसिंग इसके लिए अगर यूनिट लगाना चाहते हैं तो भारत सरकार की ओर से इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही एक विशेष 5
प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई साथ में लगाना चाहता है तो एक जिले में अभी तक एक ही प्रोजेक्ट ऐसा लगाया जा रहा है जिसके अंदर 30 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट, जिसमें 5 प्रोसेसिंग यूनिट एक स्थान पर लगेगी और 5 प्रोसेसिंग किसी एक स्थान पर होनी चाहिए और वहां पर किसान अपनी आस आएगा और एक उस आसपास के किसान है वो आकर वहां पर अपनी उसको अगर शॉर्टिंग ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसकी वहां पर व्यवस्था होगी और खुद जो उसका व्यवस्था वहां पर उसका जो डायरेक्टर होगा वो भी अपनी प्रोडक्ट को वहां पर तैयार करके दूसरी जगह सेल कर पाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 30 करोड़ भारत सरकार देगी, जिसमें 30 करोड़ के अंदर 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है, उसमें लगभग 30% सब्सिडी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट भी हमारे उद्यमी है वो यहाँ पर अपने अलग किसी भी राज्य जिले के अंदर वो लगाए। तो इसके लिए भी ये मंत्रालय जो हमारा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उसकी योजना के तहत ये उसका लाभ दिया जा रहा है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो किसानों का जो एफपीओ बनेगा उस एफपीओ के अंदर मैंने पहले जिस तरह से जिक्र किया कंपनी एक्ट है, कोऑपरेटिव एक्ट, इसके अंदर किसान अगर संगठित होगी और अपने जो प्रोडक्ट तैयार होता है उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग अगर वो खुद करेंगे पैकिंग और जो करके और उसके बाद में उस एफपीओ के अंदर जो समूह होगा उसका जिस तरह से कोऑपरेटिव है उसी तरह से जैसे डेयरी बनी हुई है, अमूल डेयरी है, सरस डेयरी। अमूल डेयरी के अंदर आप एक बहुत बड़ा हमारा सामने उदाहरण है कि अमूल डेयरी के अंदर जिस तरह से किसान सभी दूध ले जाते हैं और दूध ले जाने के बाद में उसको जब वो बेचता है उस समय उसको पैसा मिलता है, लेकिन उसके बाद में किसान को पैसा है जो बोनस के रूप में साल के अंत में उसको फिर से पैसा मिलता है। तो इस तरह से वो किसानों का खुद का सबका एक कोऑपरेटिव है। वैसे ही इस एफपीओ के अंदर भी कंसेप्ट किया है कि इसके अंदर जो भी बाजरा है, मूंग है, मोठ है या अपने कोई सरसों होती है या कोई भी अनार होता है, किसी प्रकार की जो फसल होती है उसका समूह बने तो उससे क्या होगा, किसानों के अंदर एक बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी और वो एक दूसरे के साथ में उनकी वो काम मार्केटिंग है काम बेच सकते हैं। इस सारी उसका एक गाइड करने के लिए सीडीपीओ भी बनेगा और उस एफपीओ बनाने वाले के लिए जो एफपीओ बनेगा उसमें भारत सरकार की तरफ से जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी आपको ये कहूँगा कि उसमें एक जो 18 लाख रुपए तक का सपोर्ट जो उनको मिलेगा, 18 लाख रुपए प्रत्येक एफपीओ को मिलेगा और उसमें 40,000 रुपए एक सैलरी कितने एक व्यक्ति जो सीईओ का उसको तनख्वाह मिलेगी सीईओ को, और इसके साथ ही ऑफिस किराया है, टेलीफोन बिल है और लाइट का किराया है, वो भी 3 साल के लिए एफपीओ को सपोर्ट के रूप में मिलेगा और जो उसका रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी और जो किसान होगा उसको 2,000 रुपए उसको सदस्य फीस होगी और उसके साथ ही जो कि भारत सरकार की तरफ से भी 2,000 रुपए मिलेंगे और ऐसे करके 15 लाख रुपए जो उसके भारत सरकार की ओर से एफपीओ को इक्विटी ग्रांट के तौर पर उनका सपोर्ट दिया जाएगा और इसके ऊपर एक सीबीपीओ का गठन होगा और जो सीबीपीओ होगा वो सीबीपीओ कोई भी जैसे एनजीओ हो गया या कंपनी जो बनती है वो 5 साल तक हैंड होल्डिंग करेगी, उसकी पूरी गारंटी होगी कि 5 साल तक उस एफपीओ को स्थापित करके और पूरा स्टैंड करने के बाद वो 5 साल बाद में उससे वहां से जाएंगे। तो इस तरह से सीबीपीओ की जैसे नाबार्ड के द्वारा है, एसएफएसी है, हमारी एनसीडीसी के जो एजेंसी है उनके माध्यम से सीबीपीओ बन रहे हैं। भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश मित्तल जी, लघु उद्योग भारती का ये जो जयपुर राजस्थान प्रांत है उसके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान घनश्याम ओझा जी, जोधपुर अंचल के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी बारड़, महामंत्री महावीर जी चोपड़ा, हमारी जो नागौर जिला है इस नागौर जिले के संयोजक श्रीमान गुजरात जी, नई जो इकाई बनी है उसके अध्यक्ष एवं पूरी टीम और आसपास के जो पूरे नावा है, मकराना है, मेड़ता है, उन सब इकाइयों से पधारे हुए लघु उद्योग पार्टी के पदाधिकारी, सदस्य, आमंत्रित महानुभाव, मातृशक्ति,
27 साल के लघु उद्योग भारतीय संगठन है उसकी है कुल मिलाकर के यात्रा। हम सभी जानते हैं 1994 में 92, 93, 94 पूरी दुनिया के एक आर्थिक परिदृश्य में ग्लोबलाइजेशन का नारा उभरा। वेट करार, डंकन प्रस्ताव, सारी दुनिया के उपभोक्ताओं को सारी दुनिया में बनी हुई वस्तुएं उपभोग करने का अधिकार है। इस प्रकार के लुभावने नारे के साथ में सारी दुनिया में जितने बैरियर्स हैं ट्रेड के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो सब हटा दिए जाएं, उनका सरलीकरण किया जाए और वास्तव में ये बड़ी इकाइयां, बड़े समृद्ध देशों को अपने माल को पूरी दुनिया भर में बेचने के अवसर मिले, इस प्रकार का एक प्रयास था। हमारे देश में हम सब जानते हैं कि ये जो छोटे उद्योग हैं ये हजारों वर्षों से हमारे देश में, ये जो आज का हमारा देश है और जो कभी हमारे हिस्से थे 250-300 साल में हमसे अलग हो गए, जिसको बृहत्तर भारत कह सकते हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बर्मा, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तक, ये जो पूरा कभी बृहत्तर भारत था 250-300 साल पहले तक, उसी में ये छोटे उद्योग पले बड़े विकसित हुए। हर घर में कोई न कोई मेनुफैक्चरिंग का काम होना चाहिए, कोई उद्योग होना चाहिए। अब उस समय की जरूरतें दुनिया की अलग थी, आज दुनिया की जरूरतें बढ़ गई, लेकिन उस समय तो पहनने के लिए कपड़ा चाहिए था। पूरी दुनिया भर में हमारे देश का बना हुआ कपड़ा बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का जाता था। लोहे के औजार आपने दिया बताए, अपना स्थान है नागौर का, लेकिन ये आज स्थान है ऐसा नहीं है। परंपरा से हमारे यहाँ पर इतना उत्कृष्टतम औजार बनाने का काम, जंग रहित लोहा बनाने का काम, और उस समय की जो जरूरत थी, कृषि के औजार चाहिए, कुछ युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, घरेलू कुछ सामान चाहिए लोहे का, पूरी दुनिया भर में हमारे यहाँ से जहाज भर करके लोहे का ये सारा सामान जाता। 1500 साल पहले भी हम उत्कृष्ट लोहा बनाते थे, जंग रहित लोहा बनाते थे। तो भी जाए दिल्ली में तो महरौली में जो लोह स्तंभ है 30 फीट ऊंचे हैं, इतना ही नीचे भी जमीन के, खुले आसमान के नीचे 1500 साल से खड़ा है, कभी जंग लगता है। वैसे अनेक कथाएं हमारे अतीत की, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा देश समृद्ध था, सोने की चिड़िया था, तो किसी से लूटपाट करके और हम समृद्ध नहीं बने। सोने की चिड़िया बने अपने हुनर से, सोने की चिड़िया बने अपने परिश्रम से, सोने की चिड़िया बने अपने दिमाग से, जो भी कुछ लगा करके उस समय कृषि के उत्पाद थे, कुछ खनिज थे, कुछ अपनी जो परंपरा से कुछ स्किल हमने सीखा था, उसके आधार पर उस समय की दुनिया की जरूरतों को पूरा करके पूरी दुनिया भर में थल मार्ग जल मार्ग से सामान जाता था, जहाज भर करके जाते थे, और वहां से जो समय परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में सोना चांदी थी उसको भर करके हमारे जहाज आते थे। सदियों तक यह क्रम चला, और यह जो सोने चांदी का एक तरह से भारत में इतना एक संग्रह हो गया कि पूरी दुनिया उसके कारण से एक पहचान बन गई हमारे देश की, भारत सोने की चिड़िया। और ये समृद्धि भी अभिशाप बनी। हम सब जानते हैं 7 समुद्र पार से अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, तो उपकार करने के लिए नहीं आए थे, इस देश की समृद्धि को सुना था, इसलिए यहाँ से कुछ हम भी ले जाएंगे। ये जो सारे लुटेरा आए उत्तर पश्चिम से सैकड़ों वर्षों तक आक्रमण करके मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के बाद में मुगलों के साम्राज्य तक और बाद में अंग्रेजों के साम्राज्य तक का ये जो सारी कथा कहानी है, उस समृद्धि को ही लूटने का वह सारा प्रयत्न प्रयास था। पराधीन हो गया तो सब कुछ पराधीन देश की अपनी कुछ इच्छा नहीं होती, जो पराधीन करने वाला है शासक है, उसी की इच्छा के अनुरूप काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ भी जो इतना समृद्ध भारत था, इतने घर घर में फैले हुआ जो ये उद्योग था, वन फैमिली वन इंडस्ट्री, हम कृषि प्रधान तो मजबूरी में बने, वास्तव में तो हम उद्योग प्रधान देश थे। लेकिन हम लोग योजना पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार से हम सबको हमसे बहुत जो बुद्धिमान थे ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो छूट थी, हमारी जो कुछ समस्याएं थी, उसके कारण से 200 वर्षों तक लगातार उनको जो अवसर मिला, उसने हमारे सारे समृद्ध उद्योग को तबाह किया। हमारी मलमल का नाम हमने सुना होगा, ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि 7 परतों में करने के ओढ़ने के बाद में भी लगता नहीं था कोई वस्त्र पहना हुआ। एक अंगूठी में बड़ा खान आ जाता था, अपने अंगूठे में छेद करके ढाका के कारीगर उस मलमल को बनाते थे। अंग्रेजों ने चिढ़ करके उन सारे कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए। तो ये जो हमारी समृद्धि थी, सारी समृद्धि को पराधीनता की इस लंबे कालखंड में सबको एक तरह से आघात लगा, उन सबको नष्ट करने का प्रयत्न प्रयास हुआ। देश जब आजाद हो गया तो
लगता था हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजों की परछाई नहीं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष में हम चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हम जानते हैं अंग्रेजों के जाने के बाद में भी यूनियन जैक तो गया, अंग्रेज तो गए, लेकिन अंग्रेजियत के कारण से जो एक मानसिकता हमारे यहाँ पर माइंडसेट जो बन गया था, उससे अभी भी न देश में, न भाषा में, न हमारे जो दैनंदिन व्यवहार है उसमें आज भी इस अंग्रेजियत की छाया कहीं न कहीं विद्यमान है। ये जो निर्माण क्षेत्र का हमारा उद्योग तंत्र है, उस उद्योग तंत्र को भी अंग्रेजों ने विनाश किया। उसके बाद में भी ये जो एक छोटा मन दे दिया। विचारों में तो हम बहुत बड़े हैं, उदार हैं। सावरकर जी कहते थे कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अगर कभी प्रभावी होगा तो वो गीता के बारे में बोलेगा। वो अगर कभी बोलेगा तो रणवंतो विश्वमार्यम या वसुधैव कुटुंबकम बोले। ये हमारे खून में है, ये हमारी विशेषता। लेकिन उदारता का ये जो हमारा चरित्र था, अंग्रेजों ने उसको भी कहीं न कहीं अपनी शिक्षा, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार, जो सांस्कृतिक आक्रमण उनका आज भी चल रहा है, उसके कारण से उन्होंने छोटा मन बनाया। हमारे पूर्वज तो कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। हमने कहा अभी थोड़ा बहुत समय मिला हमको, तो हमने वैक्सीन दी दुनिया के अनेक देशों को। हमारे स्वभाव में है, हम कभी भी एक कुपंडू होकर के केवल अपना सोचे, ऐसा नहीं। हमारा उदारता का व्यवहार सदैव खून में होने के कारण से प्रकट होता रहता है। लेकिन अंग्रेजों की जो परछाई है, उस परछाई के कारण से मैं और मेरा परिवार, इसी में सारा संसार, छोटा मन, और उस छोटे मन के कारण से जो उदारता के मन के कारण से जो एक दुनिया में एक पहचान बनी थी हमारी, कहीं न कहीं वो कुंठित हुई। उद्योग क्षेत्र में भी इस उदारता के कारण से जो परस्पर सहयोग के द्वारा हम सब कुछ किया पूर्वजों ने, उसके स्थान पर छोटा मन हो गया तो केवल मेरा फैक्ट्री, मेरा संस्थान चले। पड़ोसी को अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया तो प्रसन्नता होती है। पड़ोसी के बैंक बैलेंस बहुत बढ़ रहे हैं, उससे प्रसन्नता होती है। या वो बड़ा उद्यमी बन गया है, प्रसन्नता होती है। उसकी मंजिलें 2 की जगह 4 हो गई, प्रसन्नता होती है। उसकी 1 इकाई की जगह 4 इकाई होगी, प्रसन्नता होती है। तो अपने में खोजेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि ये जो छोटा मन है उसका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे मनों में भी है। और उसके कारण से अभी जो बताया, उद्यमिता के नाते निर्माण करते हुए असंगठित क्षेत्र का उद्योग होने के कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं, उनके निराकरण के लिए जो प्रयत्न प्रयास करने हैं, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सामूहिक रूप से मिलकर के वो संभव है। लघु उद्योग पार्टी 27 साल से काम कर रहा है। अनेक समस्याओं का समाधान अभी शांतिलाल जी ने बताया, मंत्री जी ने भी बताया, बाकी भी अनेक बातें हैं गिनाने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं इतनी समस्याएं हैं कि रोज रोज एक समस्या का समाधान करें, फिर भी 365 दिन के बाद में भी कोई ना कोई समस्या तो बची जाए। ये क्रम चलने वाला है। लेकिन समस्या समाधान और सरकार और जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होता है केंद्र राज्य स्तर पर, उन सबका समाधान करने का एक प्रयत्न प्रयास, उसके लिए भी आवश्यक है कि एक प्रभावी संगठन हो, एक अच्छा संख्यात्मक प्रभाव लोकतंत्र में आवश्यकता होती है। हमारी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो सब जगह सुनाई दे। बात कितनी उचित है, बात कितनी सही है, उससे भी ज्यादा हमारी बात को बोलने वाले, हमारी बात के पीछे कितने लोग हैं जो जोर से बोल करके हमारी बात को कह रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। लघु उद्योग पार्टी है, जैसा बताया, पूरे देश भर में है, आधे से अधिक जिलों में है, राजस्थान में सब जिलों में, ऐसे और भी अनेक प्रांत हैं जहाँ पर अधिक, सभी जिलों में नहीं तो भी अधिकांश जिलों में है। उसके कारण से कहीं ना कहीं जहाँ पॉलिसी मेकिंग होता है वहां तक हमारी बात पहुंचा करके उनके प्रयत्न, समाधान का प्रयत्न प्रयास ये लगातार चलता है। और अभी जैसा कहा प्रकाश जी ने कि सभी तहसीलों में जहाँ जहाँ पर उद्योग स्थापित हैं, प्रत्येक इंडस्ट्री एरिया में हमारे सदस्य, हमारी इकाई होना चाहिए। हमारी जैसी प्रभावशीलता बढ़ानी है, परिणाम परक हमारा संगठन चाहिए, तो उसके लिए एक संख्या बल का भी लोकतंत्र में अपना महत्व है। इसीलिए संगठन बड़ा बने, ये उद्देश्य है। संगठन तो बड़ा है, अभी भी पूरी दुनिया भर में 28-30 हजार कोई लाइफ मेंबर किसी भी औद्योगिक संगठन के हैं, और इंडिविजुअल इकाई के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन संगठन बड़ा होना ये बड़ी बात नहीं है, देश बड़ा होना ये महत्वपूर्ण बात है।